कभी उन पर टाडा का भी आरोप लगा था और अब पॉस्को लगा और पॉक्सो लगा और उससे वो बेदाग साबित हुए। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, कई बार के सांसद, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और अब इस आरोप से, इस कलंक से भी मुक्त हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। आपका भी। पॉक्सो एक्ट भी हट गया, आप कितना रिलीव महसूस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा कलंक था जो छूटा? देखिए, मैंने कलंक तो माना ही नहीं, ईमानदारी से बता रहा हूं। आप पहले भी मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं। मैं कभी मैंने गिल्टी फील नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा था। और अपने आप पर भरोसा इसलिए था कि कोई भी अपने अगर जीवन को पढ़ना चाहे, विशेष करके कुछ खास घटनाओं के बारे में, तो 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा और उसी में आप स्पष्ट हो जाएंगे कि आपसे कहां चूक हुई। और इसलिए जैसे मुझे यह समाचार मिला कि मेरे ऊपर यह आरोप लग रहा है, मैंने सिरे से खारिज कर दिया। और जब मीडिया से बात करने का मौका मिला तो मैंने कहा यह झूठ है। उस समय मेरी बात को अलग ढंग से लिया जाना भी चाहिए। और मैंने उस समय कहा कि देखिए, अगर ये घटनाएं मेरे ऊपर साबित हो जाएंगी तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। मुझे इसके लिए किसी कानून का जरूरत नहीं है। ना, क्योंकि आरोप भी बड़े गंभीर हैं। हाँ, आरोप बड़े गंभीर हैं। नाबालिग बच्ची। तो आज एक लंबी प्रक्रिया के बाद लगभग 2-2.5 साल लग गए और ये आरोप जो है समाप्त हुआ, तो मैं बहुत उत्साह में नहीं आया। मेरा स्वभाव है कि मैं बहुत ज्यादा चीजें पॉजिटिव हो जाएं तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता हूं, और निगेटिव में घबराता नहीं हूं। मैं सामान्यतया एक रास्ते पर चलने वाला आदमी हूं। खुशी जरूर हुई, लेकिन जितनी खुशी हमारे समर्थकों को हुई, हम कह लीजिए कि बैलेंस करके चल रहे हैं। लेकिन सबको अच्छा लगता है, परिवार को अच्छा लगता है। आपको तो पहले ही अंदाजा लग गया होगा, क्योंकि अदालत में पहले ही पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट एक तरीके से पहले ही दे दिया था। उस परिवार ने पहले ही कह दिया था कि ये चीजें गलत है। हाँ। लेकिन अब कोर्ट जब तक एक्सेप्ट ना कर ले, अब जैसे परसों फिर उस बच्ची को बुलाया गया, बच्ची का बयान दिया गया, क्योंकि ये लड़कियों का मामला है, नाबालिग का मामला है, सेंसिटिव मामला है। इसलिए कोर्ट बहुत लंबा मौका दिया कोर्ट ने कि भाई कोई आवे, कुछ कहना चाहे, वो परिवार कहना चाहे। फिर अंत में उस परिवार को बुला ही लिया। तो एक लंबी प्रक्रिया है। और आपका कभी आमना सामना हुआ उस लड़की को? नहीं देखा हमारा अदालत में भी कभी? नहीं हमारा। चलिए, आपने कहा कि आपने कभी कलंक नहीं माना, लेकिन आपको लगता है कि ये अब आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ था जिसको लेकर के आप चल रहे थे? मैं थोड़ा सा पढ़ता लिखता हूँ। बात कहां से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई, कौन बचा है। तरीका दूसरा हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहेगा, कुछ अलग अगर चलेगा, तो उस पर ये आरोप लगेंगे। क्या आप मानेंगे, शिवाजी के पुत्र संभाजी पर भी आरोप लगा था। वो भी एक षड्यंत्र। ये षड्यंत्र आज से नहीं हो रहे हैं, आज से हो रहे हैं। यौन उत्पीड़न के? हाँ, यौन के। संभाजी पर लगा था। संभाजी का शिवाजी ने परित्याग कर दिया था। और यहां तक कि उसी आरोप के कारण संभाजी को औरंगजेब से या अकबर जिससे चले, उस समय मुगलों से मिलना पड़ा था। कुछ दिन वो उनके दोस्त हो गए थे, फिर वो हटे, सिर्फ इसी आरोप के कारण। ये कोई नई बात नहीं है। और जो भी अच्छा काम करेगा उस पर कोई ना कोई आरोप लगेगा। कोई जरूरी नहीं यही लगे,
कुछ तो लगेगा। आपका तो लगता है कि ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी के साथ चोली दामन का रिश्ता है। हाँ। आप टाडा भी झेल चुके, नहीं, पॉक्सो भी झेले। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं सामान्य परिवार में पैदा, सामान्य परिवार, संघर्ष हमें वसीयत में मिली और वो संघर्ष किसी न किसी रूप में आता रहता है। मेरे ऊपर, आप द रिकॉर्ड कह रहा हूं, संजोग से आप मेरे गांव में बैठे हैं, मेरा घर गिराया गया था और हम लोग बैठ करके रो रहे थे, तमाशा देख रहे थे कि घर कैसे गिराया जाता है, रो रहे थे। 7 बजे घर गिराना शुरू हुआ था, 1 बजे पुलिस आई। सबसे पहले हमें, हमारे पिता, हमारे चाचा, पूरे परिवार को अरेस्ट किया। मेरे ऊपर पहला मुकदमा जो है वो मेरा ही घर गिराया गया, उसी का है। और 307 भी है, 7 क्रिमिनल एक्ट भी है, जितनी धाराएं थी लगी हैं। तो ये समय समय पर होता रहता है और शायद यही चीजें मुझे ताकत भी देती हैं, यही चीजें मुझे ताकत देती हैं। अब 91 में एमपी मिला, राम जन्मभूमि आंदोलन में खूब जम करके हिस्सेदारी किया। मुलायम सिंह जी ने भी बंद कराया, सीबीआई ने भी बंद कराया। 96 में नरसिंहा राव जी थे, षड्यंत्र हो गया, टाटा चला गया, फिर निकल करके आया। अब उसमें क्या छिपा था, पत्नी सांसद हो गई, फिर निकल करके आया, फिर सांसद बन गया। तो ये आते रहते हैं। पॉक्सो लगा तो बेटा सांसद हो, पॉक्सो लगा तो बेटा सांसद हो गए। तो इसको हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं। कैसे देख? अब देख ये रहे हैं कि उसके नसीब में था, नहीं तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं था। मेरा मूड तो था नहीं, अभी न मेरा मूड था, न मेरे क्षेत्र की जनता का मूड था। तो इसी बहाने आपका मेरे फायदा हो क्षेत्र की गया। जनता का मूड नहीं था। और बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, आज भी केवल कैसरगंज लोकसभा नहीं, आसपास जितनी लोकसभा आप देख रहे हैं, आप जाकर के इंटरव्यू लीजिए तो सबकी पहली पसंद मैं हूं। तो फिर चुनाव लड़ेंगे आप? अब ये तो पार्टी के ऊपर है, समय के ऊपर है, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहली पसंद मैं हूं। किसी से पूछिए, आसपास है, दाहिने बाएं, ऐसे इधर कहीं पूछिए जाकर के कि अच्छा ये बताओ कि किसको मौका दिया जाए तो आप खुश हो गए, तो कहेंगे बुलडोजर से। बेटे से भी ऊपर? जरूर। मतलब आपको लगता है कि बेटे से लोग अपने बेटे के बढ़ने पे बहुत खुश होते हैं, आप खुश नहीं, हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमको नहीं लगता, कोई हमारी दुर्भावना नहीं, लेकिन अगर प्राथमिकता आप जनता के ऊपर छोड़ देंगे तो उसमें नंबर 1 आएगा। और 1 लोकसभा में नहीं, 8 लोकसभा में आएगा, 8 लोकसभा में आएगा। ये आपका घमंड? हमारा कोई अहम नहीं है, कोई घमंड नहीं है। चाह नहीं मैसूर बाला के गहनों में बूता जाऊं। आपने सवाल किया, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। मेरी कोई चाह नहीं, भगवान ने जो दिया कम नहीं दिया। मैं सामान्य परिवार में पैदा हुआ। आज आप जैसे बड़े पत्रकार मेरे दरवाजे पर इंटरव्यू ले रहे हैं, ये कोई मामूली घटना नहीं है। आज आप अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, इसके पहले भी आए हैं। आशुतोष जी, आशुतोष ही नाम है, कुमार अभिषेक जी पहले भी आए। आप जैसे लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, एक किसान परिवार के बेटे का, ये हमारे लिए छोटी घटना नहीं है, ये हमारे नहीं, आप इतने समय से सांसद हैं, बहुत लंबा संघर्ष है। लेकिन ये बताइए कि आप लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके के आरोप आप पर लगे, इस तरीके के मामलों का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ। तो क्या ये आपको लगता है कि ये जैसे पॉक्सो लगा या आपके ऊपर जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, आप इस तरह के जो कानून है उसको क्या अभी मैं नाम नहीं लूंगा, एक बच्चा यहीं पर खड़ा है, एक बच्चा यहीं पर खड़ा है, रोज मेरे पास आता जाता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मेरा कार्यकर्ता है। उसकी बीवी की तबीयत खराब थी, 3 साल से वो परिवार इलाज करा रहा है। कम से कम 10 लाख रुपया अब तक वो खर्च कर चुका है। अभी 4 या 5 दिन पहले इलाज करा करके लखनऊ से आता है और संजोग से मैके वालों से उस लड़की की भेंट होती है और पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देते हैं। वो लड़की आती है, घर आई है, सामान ले ली, अपना जेवर ले ली, 1.5 लाख रुपया नगद था ले ली और इसी तरफगंज थाने में जाकर के एफआईआर लिखा दिया। इसी तरफगंज थाने में जाकर के एफआईआर लिखा दिया। मैंने एसओ को फोन किया, एसओ ने कहा आप समझते हैं सर मेरी मजबूरी है। हमने कहा नहीं, आपकी मजबूरी है,
तो ये जो मैं बात बोलता हूं कि यौन उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न का दुरुपयोग हो रहा है, ये मेरे मन की उपज नहीं है, ये मेरे स्वयं की मन की उपज नहीं है। क्योंकि हम नहीं कहते कि कोई नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान में अगर ये देखा जाएगा कि आम लोगों से ज्यादा कौन सांसद मिलता है तो उसमें एक मेरा नाम होगा। और हर प्रकार की समस्याओं का सामना मुझे रोज करना पड़ता है, और एक रोज नहीं मिलता हूं, जब रहता हूं रोज मिलता हूं, और नित्य ये मामले आते हैं, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, रोजे सिफारिश करना पड़ता है। और इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अभिषेक जी बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये समय आ गया है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ये धाराएं बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये संरक्षण के लिए बनाई गई थी, दलितों के संरक्षण के लिए है, बच्चियों के संरक्षण के लिए है, महिलाओं के संरक्षण के लिए है, ये जो दहेज के भेड़िए थे उनके खिलाफ है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और क्योंकि इन धाराओं को हथियार के रूप में पूरे देश में प्रयोग किया जा रहा है। अब आपने ये सवाल उठाया तो एक शब्द और जोड़ देता हूं, आजकल बहुत चर्चा है लव जिहाद की जी, उसमें भी संबंध बनते हैं और कहा जाता है कि फिर बाद में लोग लव जिहाद कह देते हैं। आपकी राय इस पर क्या है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने, कल मैंने अयोध्या से ये बात उठाई थी, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है किसी प्रकरण में उसने जजमेंट दिया है, और यही सवाल उठाया है कि आपसी सहमति के बाद जो रिश्ते खराब होते हैं और फिर वो कोर्ट में आते हैं, वो कोर्ट के लिए भार है, वो कोर्ट पर बोझ बढ़ा रहे हैं। आप 6 महीना साथ रहें, 1 साल साथ रहें, 2 साल साथ रहें, और बाद में आप केस करें। हम समझते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। जो बात आप कहना चाहते हैं, जो प्रश्न किया, वही बात कल कोर्ट ने कहा। जब आपसी सहमति है तो किस बात का झगड़ा बाद में? कोई आपके साथ जबरदस्ती हुई हो, कोई कुछ ऐसा दिखता हो, आप नाबालिग हो, चलिए वो भी बात मान लिया जाएगा, नाबालिग है, नहीं जान पाया, भाग गया। अगर आप यूनिवर्सिटी के में जो है MBA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, कहीं जो है सरकारी सेवा में है, और उसके बाद आप आपसी सहमति बनाते हैं और फिर आप एक दूसरे से लड़ते हैं, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? आप कौन सी पढ़ाई किए थे? आप क्या पढ़ करके आए? ये शिक्षा हमें क्या देती है? तो शिक्षा क्या हमें विचार करने का नहीं देती कि विचार करो, सोचो? अब अगर आप आगे बढ़ गए तो क्यों नहीं सोचे? अब आगे बढ़ गए, कुएं में गिर गए, तो दूसरा क्या करे? तो आपकी बात का जवाब कल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। लेकिन एक बात और है ब्रजभूषण जी, वो ये कि बेशक आप पे नाबालिग के यौन आरोप का मामला खत्म हो गया हो, लेकिन जो पहलवानों के आरोप है, अरे सुनिए, वो अभी भी नहीं, मेरे ऊपर तो चार्जशीट बनती ही नहीं साहब। अब जैसे एक आरोप मेरे ऊपर है, एक कोई लड़की आती है मेरे ऑफिस में, मुझको आकर के मिलती है, और मैं उससे कहता हूं कि भाई तुम हमारा जरा फेवर करो, हमको समझो, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब 11 बजे दिन में वो कहती है, और 2 बजे रात में मैं सर्बिया चला गया हूं। चार्जशीट कैसे लग गई? और जो आरोप है, जिस दिन का आरोप है, तो सब घटना 11 बजे की है, और सब हमारे लखनऊ ऑफिस की है। साल अलग है, डेट अलग है। यह है हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर कि उन डेटों में मैं वहां पर हूं ही नहीं, और कहां हूं ये मैं सब दे चुका हूं, प्रमाण सहित हूं, आपके साथ हूं, आपकी मीडिया के साथ हूं, अधिकारियों के साथ हूं, खिलाड़ियों के साथ हूं, वहां से 500 किलोमीटर दूर हूं, वहां से 3000 किलोमीटर दूर हूं। भगवान की कृपा है। तो ये साजिश थी, ये बिल्कुल टोटल साजिश थी, साजिश की है। लेकिन देखिए, कई लोग थे, लेकिन उसमें मुख्य किरदार की भूमिका में थे भूपेंद्र हुड्डा,
और दीपेंद्र हुड्डा, और ये हरियाणा के कुछ खिलाड़ी, सब खिलाड़ी नहीं, कुछ कथित खिलाड़ी, इनके सपोर्ट में भी कुछ लोग थे। बाद में तो आप देखिए किसान आंदोलन वाले लोग जुड़ गए, कनाडा वाले भी जुड़ गए, आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई, कौन बचा था? कांग्रेस के नेता भी जुड़े। हाँ, कांग्रेस के नेता जुड़े, प्रियंका जी बार बार आई, सारे मुख्यमंत्री आए। देखिए, ना जुड़ने वालों में उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी नहीं जुड़ी और बिहार की कोई पार्टी नहीं जुड़ी। तो इसके लिए आप अखिलेश जी और लालू जी को धन्यवाद नहीं, करते हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की और बिहार की जो पार्टियां थी, ये केवल मौन नहीं, बाकी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जितनी भी विरोधी पार्टियां थे सब जुड़ गई तो थी। क्यों नहीं इन लोगों ने, क्या आपसे संबंध थे पुराने, ये वजह रही या क्या रहा? अब देखिए, अखिलेश जी नहीं आए, जैसे सपा आपने नहीं है। दो नाम लिए, अखिलेश यादव और लालू यादव। वैसे तो रेसलिंग में बच्चे सब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे अगर कहीं हैं यहाँ के हैं तो सब यादव परिवार के हैं। 70-30 का आंकड़ा है। तो ये हमारे जो नेता हैं, इनसे खिलाड़ियों की मुलाकात होती रहती है। और या आप कह लीजिए को मुझको करीब से जानते हैं, या आप कह सकते हैं मुझको करीब से जानते हैं। मैं समाजवादी पार्टी में भी रह चुका हूं, अखिलेश जी मेरे साथ पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं। अखिलेश जी से मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता है। आज भी मुझे वो सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। तो कम से कम वो जानते हैं, तो उन्होंने नहीं तो किया। आपके जो राजनीतिक संबंध है उसका फायदा आपको ये मिला कि इस बुरे दौर में कम से कम इन लोगों ने आपके हाँ, खिलाफ। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए, वही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वक्त आएगा तो आप भी निभाएंगे। हम तो निभा ही रहे हैं। अब इतनी तारीफ कर रहे हैं, बैठ करके निभा नहीं रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, हाँ। जब ये मामला आपकी तरफ से हट गया, अब पहलवानों का रुख क्या है? देखिए, पहलवान 4, 5, 10 भी नहीं, 4, 5 पहलवानी करते होंगे। आप मान करके चलो कि सक्रिय रेसलिंग कम से कम 15,000 लड़के करते हैं। हरियाणा के अंदर भी कम से कम 10,000 लड़के करते होंगे। 10,000 तो हरियाणा दिल्ली मिलाकर के हो जाएगा। इनकी वोटिंग करा लीजिए, 99% हमारे साथ हैं। दुखी थे थोड़ा, रेसलिंग की गतिविधि 2 साल से बंद थी। अब सारी चीजें समाप्त हो गई, सरकार का पूरा सहयोग चल रहा है और कैंप स्टार्ट हो गए, बाहर टीम जानी स्टार्ट हो गई, नेशनल स्टार्ट हो गया। और हाँ, ये है कि हम नहीं जा रहे हैं तो बच्चे याद करते हैं। नहीं तो आप जाएंगे कि नहीं? अब आप रेसलिंग के दोबारा से अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। एक प्रक्रिया है, 12 साल तक ही आप अध्यक्ष रह सकते हैं। वो कार्यकाल मैंने पूरा कर लिया। अब हमारे एक सहयोगी जो छोटे भाई की तरह है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, भूमिहार समाज से हैं, 40 वर्ष से मेरा संबंध है, वो अध्यक्ष हैं। तो आज भी संघ आप ही का है? हाँ, तो संघ से तो हम जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश संघ में हमारे बेटे अध्यक्ष हैं। हम भी एक कान वान टूटा है, देख लीजिए, बड़े पहलवान नहीं थे, कान टूटा हुआ है। तो जो चीज वो कैसे निकल सकती थी, निकल सकती है। कुश्ती से आज भी मुझे लगाव है, और कुश्ती नहीं, हर स्वस्थ व्यक्ति से मेरा लगाव है, हर स्वस्थ बच्चे से मेरा लगाव है। देश के हर नागरिक, चाहे कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, मैं स्वस्थ जब अपने सामने देखता हूं तो एक बार हालचाल जरूर लेता हूं और तारीफ जरूर करता हूं। ब्रजभूषण जी, आप बहुत पॉपुलर हैं, ये तो बात सब जानते हैं, आप खुद भी इस बात के दावे कर रहे हैं, लेकिन आप न सांसद हैं न विधायक हैं, ऐसे ही पॉपुलैरिटी में रहेंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे, कुछ करेंगे, राज्यसभा की सोचेंगे? बहुत सारे ऐसे जगह है जहां आप सोच रहे होंगे। देखिए, अपना सोचा कभी होता नहीं है। कोशिश? कोई कोशिश नहीं है, कोई कोशिश नहीं है, लेकिन अगर नसीब में अगर कोई चीज है तो होगी। हम शुद्ध ईश्वरवादी आदमी हैं, शुद्ध ईश्वरवादी आदमी है, सिर्फ भाग्यवादी आदमी है, सिर्फ मनुवादी आदमी है। जो मनु की बात कर रहे थे, मनुवादी आदमी है। हम शुद्ध सनातन आदमी हैं। हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल मिलेगा ये अधिकार मेरे हाथ में नहीं है, और मैं अपना कर्म कर रहा हूं। मैं पहले से ज्यादा सक्रिय हूं।
पहले से ज्यादा सक्रिय है। मैं आज भी उसी हिसाब से अपने लोगों से मिलता हूं, जो पीड़ित हैं उनको मिलता हूं। पहले कम समय मिलता था, अब ज्यादा मिलता हूं। आपने खुद को मनुवादी कह दिया। हाँ। अभी राहुल गांधी ने कल स्टूडेंट के साथ बातचीत में कहा कि जो ये नॉट फाउंड सुटेबल है एनएफएस, जो कि खास करके जो विश्वविद्यालयों में टीचर्स को लेकर के जब भी वैकेंसी आ रही है तो दलितों और ओबीसी का सिर्फ इस आधार पर नहीं किया जा रहा है और 60% पद खाली हैं। तो ये एक नया मनुवाद है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमें मनु के ऊपर गर्व है, हमें अपने सनातन पर गर्व है, हमें अपने पूर्वजों पर गर्व है। और समय समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, कानून बदलते हैं, विषय बदलते हैं। जब मनु ने जो व्यवस्था दी थी उस समय उसकी जरूरत थी। मनु ने समाज को 4 भागों में बांटा था, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। शूद्र का मतलब किसी को गाली देना नहीं था, कमजोर लोग, जो सबसे कमजोर श्रेणी में थे उनको शूद्र कहा गया था। जो व्यवसाय करते थे उनको, या कृषि करते थे उनको बनिया कहा गया था। जो देश के लिए लड़ते थे उनको क्षत्रिय कहा गया था। जो ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, समाज से लेते कम थे, समाज को देते ज्यादा थे, उन्हें ब्राह्मण कहा गया था। ब्राह्मण मतलब जब ब्रह्म से मुलाकात करा दी, ब्राह्मण कहा गया था। और एक व्यवस्था बनाई गई थी। धीरे धीरे व्यवस्था, जब समय बदलता है तो व्यवस्था टूट गई। मैं मानता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में मनुवाद का उतनी उपयोगिता नहीं है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, उस समय के परिप्रेक्ष्य में आप तुलना करेंगे और कमी निकालेंगे। वेदव्यास कौन थे? वेदव्यास कौन थे? कितना सम्मान दिया इस देश ने उनको। विदुर कौन थे? कितना सम्मान दिया इस देश ने। सबरी कौन थी? कितना सम्मान दिया राम ने। आप पढ़ो तो महाराज, पढ़ो तो। विदुर दासी पुत्र थे, हस्तिनापुर के महामंत्री थे। वेदव्यास तब भी और आज भी क्या सम्मान, कितना सम्मान। तो ये सब तो आप खुद को मनुवादी कहने में भी गर्व महसूस करते हैं? मनुस्मृति पर आपको गर्व है? देखिए, समय समय पर व्यवस्थाएं बदलती रहती है। अब जैसे देश आजाद हुआ था, इतनी धाराएं थी, कुछ सरकार ने चेंज किया, कुछ सरकार ने थोपा। अब जैसे हम विषय उठा रहे हैं कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए, तो परिस्थितियों के अनुसार से व्यवस्थाएं बनाई गई थी और सबके अपने सिद्धांत। मनु का भी सिद्धांत है, परशुराम जी का भी सिद्धांत है, भीष्म का भी सिद्धांत है, रावण संहिता है। क्या क्या आप नकारोगे? अब इनको जब अपना इतिहास नहीं मालूम है, घचर पचर हो गया सब। क्या है वो? हिंदू है? राहुल गांधी नहीं, क्या है वो? बताओ क्या है वो? राहुल गांधी तो खुद को ब्राह्मण कहते हैं हमेशा। क्यों कहते हैं ब्राह्मण? क्यों कहते हैं ब्राह्मण? इलाहाबाद में क्या है उनका? तो यही सब करेंगे। नहीं तो राहुल गांधी के इस तरह के बयान को आप क्या किस तरीके से देखते हैं? उनको वो अज्ञानी है। एक और आपने हाल में एक बात कही थी, सरकार ने जातीय जनगणना को कह दिया है कि देखिए, जातीय जनगणना समय की मांग है। जातीय जनगणना समय की मांग है और एक ऐसा देश में माहौल बना हुआ है। अब जैसे जाति, उपजाति, उपजाति में जाति, ये सारी चीजें जब निकल करके आएंगी तब देखिएगा कि क्या रूप होता है। लेकिन इस समय एक ऐसा माहौल बना रखे हैं लोग कि जैसे जातीय जनगणना जब होगी तो कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और उस भूचाल में जो तथाकथित सवर्ण है, इनका विनाश होने वाला है। मतलब ये जो एक देखा जा रहा है कि इसको बहुत छोटे रूप में देखा जा रहा है, एक भय व्याप्त है। और उसी संदर्भ में मैंने कहा था कि हाँ भाई, जातीय जनगणना हो जाएगी तो एक बम फूटेगा
और सवर्ण जो है एक अलग देश बनाएंगे, आसमान में रहेंगे, यानी इस धरती पर नहीं रहेंगे। तो मेरा जवाब है उन लोगों को, अब आप सवर्ण में जाएंगे। तो मैं आपके चैनल से के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि श्री कृष्ण के जो वंशज हैं वो कैसे पिछड़ी हो गए? आप बताइए। हम कैसे बताएं? बस पूछ लिया आपसे। आज यही कुर्मी समाज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ी है, तो गुजरात में अगड़ी कैसे है? और यही आप बंगाल में और उड़ीसा में यही समाज मांग कर रहा है कि हमको SC ST भेज दिया जाए। तो आपको लगता है कि इससे चीजें बेहतर होंगी? देखिए, मैं नहीं जानता हूं। मैं जो जनता का भ्रम है, जनता जो परेशान है, जनता को जो भ्रम है, उस भ्रम को मैंने अपने बुद्धि के हिसाब से खत्म करने का प्रयास किया है। चलिए ये सर। सब चीजें उठेंगी तो बहुत सी चीजें उठेंगी। सर, अब आखिरी सवाल ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपके रिश्ते कैसे हैं? क्योंकि हमने नहीं देखा कि इतने सालों में कि आप कभी लखनऊ गए हों, मुलाकात की हो। हाँ, ये अलग बात है कि मुलाकातें आपकी सियासी मंचों पर होती रही हैं, लेकिन रिश्ते आपके कैसे? खराब तो नहीं है, बहुत अच्छे हैं, कह सकते हैं। आप ही बताइए। हम हमको कैसे इसको हम हैं? कैसे आप इसको हमारे देखते हैं? पुत्र लोग जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते? हमारी नातिन जाती है, हमारा नाती जाता है, हमारे पुत्र जाते हैं, दोनों पुत्र जाते हैं, महाराज जी करते हैं। आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं जाते? अब नहीं अवसर आया, अभी आएगा देखा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।